हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट्स से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोगों को इसका एमसीक्यू करना था। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है, यानी कि किस जीव के किस भाग से आपको कड़वाहट महसूस होता है? नोक से यानी टिप से, मध्य भाग से, पीछे के भाग से, किनारे से। तो यह पीछे के भाग से महसूस होता है। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आमाशय में। तो यह छोटी आंत में होता है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, यानी मुंह में किस चीज़ का पाचन होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का होता है। लार निम्न प्रकार से किस पाचन में सहयोग करती है? तो यह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करती है। तो यह ए और आर दोनों सही हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कथन है। ठीक है। तो मानव शरीर का जो यकृत होता है वह वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह बाइल जूस निकालती है जो कि प्रोटीन और फैट को पचाने का काम करती है। एंजाइम क्या है? विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है, वायरस है। तो एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन, विटामिन। तो यह प्रोटीन है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। एंजाइम है वसा, प्रोटीन, वसा, आरएनए, प्रोटीन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज या डायस्टेज। तो देखिए जाइमेज हो जाएगा। जाइमेज किसी भी चीज़ को फर्मेंट करने का काम करता है। ठीक है। इसलिए यह अंकुरित अनाज में पाया जाता है और जो भी चीज़ फर्मेंट, यानी कि जो शराब उराब होता है फर्मेंट करने का जो काम, मतलब शराब को जो फर्मेंट करते हैं वह जाइमेज प्रक्रिया के द्वारा ही फर्मेंट होता है। इन्वर्टेज क्या होता है? इन्वर्टेज सुक्रोज को तोड़ने का काम करता है। सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज में बदल देता है। डायस्टेज क्या करता है? या स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। तो ये चारों शब्द आप याद रखिएगा। ये चारों शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको जितना यहाँ एक्सप्लेन किया उससे समझ में आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू हो रहा है इसलिए इतना ही हम समझाएंगे। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। तो किसी भी लिविंग सिस्टम में किसी भी प्रक्रिया को, रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या चीज़ उत्तरदायी होता है? तो यह एंजाइम उत्तरदायी होता है। ठीक है। जैसे पचाने का काम करना है तो एंजाइम जरूरी होगा। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए लाइपेज तो पेनक्रियाज में बनता है। ठीक है। श्लेष्मा कोशिका होती है उसमें बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह आमाशय में बनता है। यूरिया की उत्पत्ति जो है वह यकृत में होता है। जब प्रोटीन को पचाया जाता है, प्रोटीन को पचाने में जब अमीनो एसिड्स प्रोटीन को पचाने में निकलता है तो जितना अमीनो एसिड शरीर को चाहिए होता है वह भेज दिया जाता है। बाकी अमीनो एसिड जो शरीर को नहीं चाहिए होता है तो उसमें से नाइट्रोजन को निकाल दिया जाता है और बाकी चीज़ों को ऊर्जा में बदल दिया जाता है। जो नाइट्रोजन को निकाला जाता है उसी को यूरिया में परिवर्तित करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह काम कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है। इसलिए यकृत जो है यूरिया को बनाने का कार्य करता है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की परिस्थिति में होता है। मतलब किस परिस्थिति में होता है यह पूछ रहा है। तो यह पित्त, अम्ल और लाइपेज से होता है लिपिड का पाचन। ठीक है। तो केवल 1 और 2 सही है। पेप्सिन नहीं होगा क्योंकि पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है।
प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, सॉरी। तो लिपिड्स का पाचन जो है वह पित्त और लाइपेज अम्ल से होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। लाइपेज का स्रोत क्या है? तो यह कहाँ से निकलता है? यह अग्नाशय से निकलता है, यानी पेनक्रियाज से निकलता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन भी है और पेप्सिन भी है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं है, क्योंकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन, यह पेट से निकलता है अमाशय से, तो यह गैस्ट्रिन एक हार्मोन है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, सॉरी, प्रोटीन का पाचन बोल रहा है, तो यह अमाशय से होता है। अमाशय में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है, ठीक है। तो यकृत नहीं होगा, मुंह नहीं होगा, मुंह से तो पाचन का क्रिया शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन का क्रिया नहीं शुरू होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सभी प्रोटीन का पाचन क्षुद्रांत में नहीं होता। क्षुद्रांत क्या है? यह छोटी आंत का ही एक भाग है, लास्ट वाला भाग को क्षुद्रांत कहते हैं। तो क्या केवल लास्ट वाले भाग में होता है? ऐसा नहीं है। या केवल अगर हम छोटी आंत को भी ले लें पूरा, तो उसमें नहीं होता है, शुरू हो जाता है अमाशय से ही। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो हो सकता है ये ऑप्शन सही हो। मान लीजिए क्षुद्रांत को अगर हम छोटी आंत समझ लें, छोटी आंत मान ले, तो अग्नाशय जो होता है प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम जो है क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो ए कथन जो ए सही नहीं है, आर ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक है ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, ठीक है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, यानी स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? तो ये एमाइलेज है, ठीक है। एमाइलेज जो है स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बदलता है, तो याद रखिएगा ये एमाइलेज। कौन से परिवर्तन से एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, तो ये तो पेप्सिन करता है, पेप्टोन में बदलना। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, हाँ, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, ये इरेप्सिन का कार्य है। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना, तो ये अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना कौन करता है? पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, पेप्टाइड में बदलने का काम ट्रिप्सिन, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना यह कौन करता है? तो यह इरेप्सिन करता है। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना ये अलग चीज़ है, यह प्रोटीन से रिलेटेड नहीं है। इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके थे। यहाँ पर देखिए अमाइलेज, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बदलना, तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम कौन करता है? तो यह हो जाएगा ट्रिप्सिन, सॉरी अमाइलेज। चलिए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पुच्छ क्या होता है? तो वह स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट वाला भाग को पुच्छ कहते हैं, ठीक है, जो कि बृहदांत यानी कि बड़ी आंत का जो लास्ट वाला भाग होता है, रेक्टम, उससे जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट भाग होता है वह किससे जुड़ा है? बृहदांत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? हाँ, तो ये मध्यांत्र, ग्रहणी और शेषांत्र। तो मध्यांत्र, ग्रहणी और शेषांत्र, उसका शेषांत्र, ग्रहणी और मध्यांत्र, श्रेषांत, ग्रहणी, शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी, यह तीनों पार्ट दिया हुआ है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मध्यांत्र, ग्रहणी और शेषांत्र। शेषांत्र होता है अपेंडिक्स, ठीक है। शेषांत्र क्या है? अपेंडिक्स। ग्रहणी क्या है? ड्यूडेनम, ठीक है। मध्यांत्र क्या है? यह इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, तो मध्यांत्र के बारे में आपको पढ़ना होगा। मध्यांत्र वह भाग होता है जो कि छोटी और बड़ी आंत को पेट के साथ जोड़ कर रखने का काम करता है, ठीक है।
तो इसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं हैं, चैप्टर में दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। आगे अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ का चयन करें। तो देखिए यह तो बहुत लंबा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में ना तो सर इसके बारे में कुछ बताए हैं पहले और ना ही यहाँ पर इतना समझाया जा सकता है, ना आपको पता होगा। अगर आप 11th-12th में बायोलॉजी पढ़े थे तब तो हो सकता है आप थोड़ा समझ पाएंगे। बाकी इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए ई कोलाई, ये वाला जो ऑप्शन है, ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए होता है। तो यह है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। जब डीएनए मॉडिफिकेशन जब होता है, जीन मॉडिफिकेशन, तो उस समय इसका काम किया जाता है। ई कोलाई एक ऐसा चीज़ होता है जो जीन को बिल्कुल सही डीएनए यहाँ पर मान लीजिए बना हुआ है, यहाँ डीएनए बनाते हैं, तो डीएनए अगर है तो इस पार्ट को जीन कहा जाता है। तो जीन को जब मॉडिफिकेशन करना होता है तो वो एग्जैक्टली उसी जगह से जीन को काटने का काम करती है। तो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 जो है यह इसी के काम आता है, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। यानी डीएनए को किस जगह पर काटना है जिससे वही जीन हमको मिल जाए जो हमको चाहिए, तो उसके लिए काम किया जाता है। बाकी ये सब जो अम्लीय फॉस्फेट, एक्रोसिन, ये सब जो दिया हुआ है इसके बारे में एक तो यह गलत है, तो इसके बारे में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आप 11th-12th में बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपको ये सब समझ आ सकता है, बाकी लोगों को नहीं समझ आएगा क्योंकि ये 11th-12th के चैप्टर से दिया हुआ है। कभी जब हम आपको वो सब पढ़ाएंगे तब ये सब बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से कौन बस पचता है? तो वह स्टार्च पचता है, आपको पता है, बहुत बार बता चुके हैं। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसका अभिकथन और कारण है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में सक्षम है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर सेलुलोज नहीं पचा सकता है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो डायस्टेज आप लोगों को पता है कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, डायस्टेज। अभी थोड़ी देर पहले हम इसी वीडियो में बताए हुए हैं कि डायस्टेज जो है यह स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो यह दोनों बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कथन और कारण सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, दोनों ए तथा आर सही है, परंतु ए आर मतलब आर जो है वह ए का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे देखते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यह कहाँ पर भंडारित रहता है? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में या पित्त में? तो देखिए अमाशय मतलब पेट होता है, ठीक है, तो स्टमक होता है, तो स्टमक में तो नहीं जमा रहेगा। अग्नाशय, पेनक्रियाज में भी नहीं, पित्त में भी नहीं। पित्त में तो बाइल जूस रहता है, तो कहाँ पर रहेगा यह जमा होकर? यकृत में रहेगा। ग्लूकोज जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो यह यकृत में जमा रहता है। अगला क्वेश्चन है, 10 दिनों से अधिक दिनों तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, लिवर में ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है, लिवर में ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है, लिवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो देखिए यह क्या कह रहा है, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर आप 10 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तीसरा, ट्राइग्लिसराइड घटने लगता है। घटने क्यों लगेगा? ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो फैट को तोड़ के ही ट्राइग्लिसराइड्स बनता है, ठीक है। तो जब 10 दिन तक आप खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी अपने आप को रेगुलेट कैसे करेगा? ऊर्जा कहाँ से लेगा? वो फैट को तोड़ेगा। फैट को तोड़कर वह क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगेगा, क्योंकि फैट को तोड़ने से ही ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है। तो यह क्या हो जाएगा? डी नंबर भी सही हो जाएगा इसका, दोनों आंसर सही है। अब इसमें से क्या आंसर दिया हुआ था? देखिए सर जो ऑप्शन मतलब कि आंसर दिए हुए हैं वो सब तो बहुत ही उल्टा सीधा आंसर दे दिए हैं। मतलब सर का गलती नहीं होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर वो ऑप्शन चुनने में थोड़ा बहुत जो जिसने टाइप किया हुआ गलत टाइप कर दिया है, तो सारा ये आंसर जो है इधर उधर है। इसलिए या तो आप मतलब कि अगर आपके पास कोई दूसरा नोट्स है या आप सर के पास जाते हैं तो वहाँ से थोड़ा पता लगाइए, लेकिन इसमें क्या है, दोनों आंसर सही होगा, ए और डी, ठीक है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में? नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो फूड है, उसके रूप में कैसे जमा होगे? वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यह सब तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में तो नहीं जमा होगी, यह कैसे जमा होगी? ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। यह बहुत ईजी क्वेश्चन था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यह तो यकृत है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत।
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? यह भी आंसर उसका बी हो जाएगा, यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचयन किसमें होता है? या कोई भी बता सकता है, पित्ताशय में। ठीक है, चलिए ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। शरीर के किस भाग में पित्त निर्माण होता है? तो पित्त निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय की थैली में, यानी गॉल ब्लैडर में। ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पदार्थ निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर नहीं होना चाहिए। पित्ताशय में उपस्थित पदार्थ निम्नलिखित में से किसका पाचन करता है? पदार्थ होना चाहिए, पत्थर नहीं। तो यह वसा का पाचन करता है। ठीक है, पित्त में उपस्थित जो बाइल जूस जो होता है वो किसका पाचन करता है? यह वसा का पाचन करता है। 33 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटोरोगेस्ट्रिन उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा मतलब कथन सही है, आपको यह पूछ रहा है। इसका सी नंबर दोनों ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहला कथन था कि HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। तो देखिए, जब पेट में खाना रहता है यानी आमाशय में रहता है, तो वहाँ पर खाना में HCl मिला हुआ होता है। लेकिन जब वह ग्रहणी में यानी ड्यूडेनम में प्रवेश करता है तो ज़रूरी है कि HCl के प्रभाव को ख़त्म किया जाए। ठीक है, क्योंकि HCl जो होता है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। अगर वह बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा तो वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बहुत नाजुक होता है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा अम्लीय चीज़ नहीं चाहिए होता है। इसलिए HCl की मौजूदगी, अगर HCl रहेगा इतना अम्लीय चीज़, तो वह पेट स्मॉल इंटेस्टाइन को ख़राब करेगा। इसलिए ग्रहणी में जब प्रवेश करता है खाना, यानी काइम जो रहता है वह प्रवेश करता है, तो वहाँ पर सिक्रेटिन उत्पन्न किया जाता है। सिक्रेटिन क्या करता है? बाइल जूस और पेनक्रियाज, इन सब जूस को वह रिलीज़ करवाने का काम करता है। ठीक है, ताकि, और बाइल जूस और ये जब जो होता है वह क्षारीय होता है, एसिडिक नहीं होता, यानी बेसिक नेचर होता है। इसलिए ए नंबर कथन सही हो जाएगा। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो एंटेरोगेस्ट्रॉन क्या है? एंटेरोगेस्ट्रॉन एक ऐसा चीज़ है जो तब उत्पन्न होता है, या उसका कार्य क्या है कि वह खाना को धीरे धीरे मूवमेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर छोटी आंत में खाना है, मान लीजिए छोटी आंत में यहाँ खाना है पड़ा हुआ, खाना तो नहीं बोलते हैं इसको, काइम बोलते हैं। जब ये पड़ा हुआ रहता है तो इसको धीरे धीरे यह पास करवाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसकी मूवेबिलिटी को स्लो कर देता है एंटेरोगेस्ट्रॉन। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर आप बहुत वसीय खाना खाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा फैट वाला चीज़ खाना खाएं, ठीक है, तो उसको पचाने में टाइम लगता है। अगर वह जल्दी जल्दी पार हो जाएगा तो क्या होगा कि उसका अवशोषण ठीक से नहीं हो पाएगा और ना ही वह पचेगा बढ़िया से। इसलिए जब वसीय अम्ल होता है तो उस समय ज़रूरी है कि वह एंटीएगेस्ट्रॉन उत्पन्न करे, ताकि वह खाना का मूवेबिलिटी को स्लो कर दे। ठीक है, ताकि बहुत टाइम मिल जाए स्मॉल इंटेस्टाइन को, उसको अवशोषण करने का, उसको पचाने का टाइम मिल जाए। जब तक स्लो नहीं होगा तब तक वह जल्दी जल्दी अगर चला जाएगा तो वह कैसे पचाएगा उसको, इसलिए उसको उसकी मूवेबिलिटी को स्लो करता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो यह हो जाएगा इरेप्सिन। अगर यहाँ पर पेप्सिन है, लैक्टेज है, जाइमेज है, लेकिन यूरिएज है, तो इरेप्सिन सही होगा। लेकिन यहाँ पर इरेप्सिन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर पेप्सिन ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो पेप्सिन ही फिलहाल लगा सकते हैं। या तो यहाँ प्रोटीएज हो सकता था, पर कोई बात नहीं, जो भी ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, टाइलिन जो है, पहला ऑप्शन देखिए, टाइलिन जो है वह स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को पचाता है। रेनिन, यहाँ रेनिन जो है यह रक्त में या जो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। आप एक रेनिन जानते होंगे जो अमाशय से निकलता है, वह गैस्ट्रिक रेनिन होता है। ठीक है,
तो वह रेनिन दूध को पचाने का काम करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यह जो रेनिन है यह किडनी से निकलता है, ठीक है, और वह रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर रहा है तो यह मृषण पेशियों यानी स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। देखिए, तो जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, किसी महिला गर्भवती रहती है, तो जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है तो ज़रूरी है कि जो उनका जो मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, उसमें थोड़ा सिकुड़न हो ताकि बच्चा बाहर आ सके, या जो उसका स्तन है उसमें सिकुड़न पैदा हो ताकि ब्रेस्ट मिल्क जो है वह बाहर आ सके। इसलिए उसमें उस समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे जो स्मूथ मसल्स होता है उसमें सिकुड़न प्रेरित करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम आपको लगा दिए, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सी का 1 और डी का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विटामिन कौन सा है इसमें से? तो विटामिन जो है वह कैरोटीन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन जो है वह कैरोटीन हो जाएगा। एक सेकंड, ये वाला 2 नंबर ऑप्शन। एंजाइम कौन सा है इसमें? एंजाइम देखिए पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोटीन तो कैरेटीन प्रोटीन होता है, ठीक है। एक कैरोटीन है जो विटामिन ए का है नाम है, ठीक है। विटामिन ए को ही कैरोटीन कहते हैं। और उसके बाद कैरेटीन है, कैरेटीन प्रोटीन है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइए, कैरोटीन है, एक कैरेटीन है, ठीक है। तो इसका अगर हम आंसर लगाएं तो विटामिन का हो जाएगा 2 नंबर, यानी ए का 2। ए का 2 इसमें दिया हुआ है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम में पेप्सिन यानी कि बी का 1 दोनों में है। सी का 4 इसमें दिया हुआ, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कॉलम 1 को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए पहला है ए नंबर द्राक्षा शर्करा। आपको द्राक्षा नहीं समझ आ रहा होगा तो ये अंगूर की बात कर रहा है, ठीक है। अंगूर में जो शर्करा रहता है उसकी बात कर रहा है। तो ये पहला का ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए द्राक्षा शर्करा। फल शर्करा कौन सा होता है? दुग्ध शर्करा कौन सा होता है? चीनी स्टीविया कौन कौन सा होता है? इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए द्राक्षा शर्करा यानी अंगूर में कौन सा शक्कर होता है? तो यह ग्लूकोज होता है, ठीक है, यानी कि 4 नंबर हो गया। फल का शर्करा फ्रुक्टोज होगा। दुग्ध शर्करा लैक्टोज होगा। चीनी क्या है? चीनी हो जाएगा सुक्रोज, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर, ठीक है। तो इसका अगर हम ऑप्शन लगाएं तो ए का 4 तो ए का 4 देखिए सी में है और किसी में भी नहीं है, एक भी पता होगा तो काम चल जाएगा। फल शर्करा फ्रुक्टोज 1 नंबर, तो सब में आपको वो लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो है C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है, यानी 38 नंबर का सी हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, पाचन, ठीक है। निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? आहार नाल, पाचन ग्रंथियां, या दोनों जो है ए और सी, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मनुष्य में लगभग आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 9 मीटर 10 मीटर होता है, लेकिन लगभग 9 मीटर आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होता है और गुदा द्वार में समाप्त होता है। तो यह मुंह से शुरू होता है और गुदा द्वार में समाप्त होता है, गुदा में समाप्त होता है। मनुष्य में आहार नाल का भाग है मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? जीभ, दांत, रस संवेदी ग्राही, एपिग्लॉटिस, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है, तो यह एपिग्लॉटिस नहीं होगा, एपिग्लॉटिस नीचे आ जाता है, ठीक है, यह कंठ वाले भाग में आता है। जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद का पता चलता है? मीठे स्वाद का भाग कहाँ पर पता चलता है? तो यह आगे वाले भाग से, यानी अग्र भाग से, ए नंबर ऑप्शन होगा। मनुष्य के दांत डैश प्रकार के होते हैं?
तो यह कैसे होते हैं? थेकोडोंट होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। तो यह तीनों हो जाएगा, ठीक है। थेकोडोंट भी, थेकोडोंट किसको बोलते हैं? जब मसूड़े में दांत घुसा हुआ तो उसको थेकोडोंट कहते हैं। डाइफोडोंट उसको कहते हैं नहीं, डाइफोडोंट। उसके बाद डेफोडोंट। थेकोडोंट तो समझ में आ गया कि यह किस तरह का होता है, दांत मतलब मसूड़े में अगर घुसा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? थेकोडोंट कहते हैं। इसलिए हाँ, मनुष्य का दांत थेकोडोंट भी होता है। डाइफोडोंट उस तरह का दांत को कहते हैं जो एक बार से ज़्यादा मतलब जैसे दूध दांत जो होता है एक बार टूटता है फिर से निकलता है, ठीक है, तो वह डाइफोडोंट उसको कहा जाता है। हेट्रोडोंट उसको कहते हैं जो हमारे दांत में बहुत तरह का दांत होता है, टाइप का दांत होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और हर किसी का काम भी अलग होता है। तो जब हेट्रोडोंट दांत हो तो यानी कि हर दांत का अलग अलग काम होता है, ठीक है। इसका उल्टा होता है होमोडोंट, जो मछलियों में पाया जाता है। मछलियों में एक ही तरह का दांत होता है, ठीक है। इसलिए इनमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। मनुष्य का दांत थेकोडोंट भी होता है, डाइफोडोंट भी होता है, हेट्रोडोंट भी होता है। थेकोडोंट का मतलब हुआ कि दांत जो है मसूड़े के अंदर धंसा हुआ है। डाइफोडोंट का मतलब हुआ कि एक ही दांत जो है वह दो बार निकल रहा है, एक बार टूट रहा है फिर दोबारा निकल रहा है। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि एक मतलब बहुत तरह के दांत हैं जो अलग अलग काम में आएंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो यह 20 होता है दूध का दांत, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन होगा। एक वयस्क व्यक्ति के दांत के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, संख्या में 32 हो सकती है, हेट्रोडोंट होते हैं। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है? अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं, संख्या में 32 होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक वयस्क व्यक्ति में जो होता है वह अस्थायी दांत होता है, मतलब एक बार हो गया वो वही रहेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। टूट गया तो अब दोबारा निकलेगा नहीं, तो वह अस्थायी दांत होता है। तो ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 32 संख्या होती है, हेट्रोडोंट होते हैं, यानी कि अलग अलग काम के लिए बने होते हैं। दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं, क्या अनुपस्थित होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक या चवर्णक। देखिए इतना तो हमको नहीं पता है सबका इंग्लिश मतलब हिंदी, लेकिन हम आपको इतना बता देते हैं कि दूध के दांत में प्री मोलर नहीं होता है बिल्कुल भी, और थर्ड मोलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको सही लगे लगा लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, यदि दंत सूत्र यानी डेंटल फॉर्मूला I2/2 C1/1 PM 2/2 और 3 है तो मनुष्य में कुल कृंतक इंसीजर दांतों की संख्या कितनी है? तो इंसीजर दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। या फॉर्मूला क्या है कि इंसीजर जो है 2 होता है ऊपर नीचे, उसके बाद केनाइन जो है एक एक होता है ऊपर नीचे, एक साइड की बात कर रहा है वो, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे एक साइड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 2 इंसीजर होगा, एक केनाइन होगा, 2 प्री मोलर और 3 मोलर होगा, ठीक है। तो उसी में बता रहा है कि दांतों की संख्या तो मनुष्यों के कुल कृंतक में दांतों की संख्या कितनी होगी इंसीजर दांतों की, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो 4 4 8 हो गया। तो यहाँ पर 8 नंबर यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो था वह थोड़ा डिफिकल्ट था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, कड़वाहट के लिए मानव जीव का कौन सा एरिया संवेदनशील होता है? तो ये पीछे का भाग होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो यह स्टार्च के पाचन में, ठीक है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो बिल्कुल सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करती है, तो दोनों बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और दोनों का कारण भी सही है, कथन कारण भी सही है। एंजाइम एक क्या है? बायो उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक है, ठीक है। एंजाइम मूलतः क्या है? तो प्रोटीन है। जो भी एंजाइम है सब प्रोटीन है, एंजाइम है प्रोटीन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का कार्य करता है? तो यह जाइमेज है, ठीक है। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम की रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है? तो यह एंजाइम है, ठीक है। निम्नलिखित में से
किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त और लाइपेज की उपस्थिति में। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम नहीं है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है, एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यह है प्रोटीन का पाचन आमाशय यानी स्टमक में हो जाता है। ठीक है, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है? नहीं, यह आमाशय से शुरू हो जाता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो यह सही है, अग्नाशय से प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में यानी कि छोटी आंत में छोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो यह ट्रिप्सिन हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? प्रोटीन, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, ट्रिप्सिन है। ठीक है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज में बनाने वाला एंजाइम कौन है? अमाइलेज है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने में। मानव शरीर में पुच्छ कौन से संरचना में से संलग्न होता है? तो यह बृहदांश से यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से का रेक्टम पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत की 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? तो ये ए नंबर हो जाएगा, मध्यांत्र, ग्रहणी और शेषांत्र। एंजाइम तथा उसके कार्य का सही जोड़ा, तो इसमें बी नंबर था, ई कोलाई प्रतिबंधित न्यूक्लियस 2 जो है वह डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? लार की सहायता से पचता है स्टार्च। मानव शरीर में सेलुलोज को पचाने में असक्षम है, बिल्कुल सही है, और यह स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का कथन कारण सही नहीं है। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। कहाँ पर होता है? तो ये यकृत में होता है। 10 दिनों तक उपवास करने पर इसमें 2 ऑप्शन सही था कि ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगेगा। तो ए नंबर सही है और डी नंबर सही है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा हो जाती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। निम्न अंगों में से पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यह यकृत में होता है। पित्ताशय की उपस्थित पदार्थ निम्नलिखित में से किसका पाचन करती है? तो यह वसा का पाचन करती है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल उत्पन्न होता है सिक्रेटिन। हम बताए थे कि यह क्यों उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ताकि वह क्षुद्रांत में जो खाना है वह धीरे धीरे उसका मूवमेंट हो। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन विघटित करता है? तो यह पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन देखिए। तो टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है रक्त यानी कि ब्लड को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप मतलब रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वह स्मूथ मसल्स में सिकुड़न पैदा करता है। ठीक है, जैसे कि यूट्रस और स्तन में। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन क्या है? कैरोटीन। विटामिन ए को कैरोटीन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एंजाइम क्या है? पेप्सिन है। हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोटीन क्या है? कैरेटीन है। ठीक है, कैरेटीन प्रोटीन है। द्रक्षा शर्करा नहीं, अंगूर का शर्करा। अंगूर में कौन सा शर्करा होता है? ग्लूकोज। फल में कौन सा शर्करा होता है? फ्रुक्टोज। दुग्ध में लैक्टोज। चीनी में सुक्रोज। स्टीविया एक प्राकृतिक स्वीटनर है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े बड़े जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम जो है छोटे सरल अणु में टूट जाते हैं? इसको पाचन कहते हैं।
निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र में पाया जाता है? तो यह मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सा पाया जाता है? आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। मनुष्य का आहार नाल लगभग 9 मीटर का होता है, हालांकि बुक में मतलब नोट्स में 10 मीटर दिया हुआ था। मनुष्य में आहार नाल डैश से शुरू होती है और गुदा में समाप्त होती है, मुख से शुरू होती है। मनुष्यों का आहार नाल का भाग है मुख गुहा, आमाशय, ग्रासनली, इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? तो मुख गुहा में अवस्थित नहीं हो, एपिग्लॉटिस है। जीव के किस भाग से मीठे का स्वाद का पता चलता है? या अग्रभाग से। मनुष्य के दांत डैश प्रकार के होते हैं? तो यह थेकोडोंट पे होता है, डाइफोडोंट पे होता है, हेट्रोडोंट पे होता है। तीनों का मतलब समझाए थे। अगर सोनों के पास दूध के दांत है तो कितने होंगे? 20 होंगे। एक वयस्क व्यक्ति के दांत से के संबंध में कौन सही नहीं है? तो वयस्क व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो यह अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। ठीक है। दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं। दूध के दांत में प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होता है। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इंसीजर कुल कितने इंसीजर होंगे? तो ये 8 इंसीजर होंगे। तो 50 क्वेश्चन तक आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगला जो 100 क्वेश्चन तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।